Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss anticipatory bail section 438 CRPC. This video is very important for all young law students and for all those aspirants who are in the legal field and they wanted to learn about the legal drafting. यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, जो कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होती है, कैसे सुनवाई होती है, उसकी लीगल ड्राफ्टिंग कैसे, उसके प्री प्लान क्या होता है कोर्ट के पहले का। अगर हम कोर्ट में जज साहब के सामने कोई पिटीशन, कोई वाद दायर हुआ है, उसकी हियरिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, व्हाट इज़ आवर प्री प्लान, व्हाट इज़ आवर प्रिपरेशन बिफोर अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड अगर इसमें 2 या 3 वीडियोस और बनते हैं तो उनको भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप देखें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी है क्या? ऑलराइट, सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द बेल। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल लॉ है, जो हमारे लॉ ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीनेस दी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिप्रीव नहीं किया जा सकता है, तब तक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि अनटिल अनलेस इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन एनी लॉ। अगर कोई लॉ है, आपने वो लॉ तोड़ा है और उसके करस्पॉन्डिंग कोई सज़ा है या फिर इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, तभी हम उसको कस्टडी में रख सकते हैं, तभी जो करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है उसको कस्टडी में रख सकती है। अनटिल अनलेस इट हैज बीन मेंशन्ड इन एनी लॉ नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड फॉर हिज पर्सनल लिबर्टी। किसी को भी उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्रीव्ड नहीं किया जा सकता है। अब हम बेल के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2A CRPC बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफेंस ऑफ विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी। आपके सीआरपीसी में शेड्यूल दिए गए हैं लास्ट में, उसके फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंसेस मेंशन्ड है जो बेलेबल ऑफेंस है। वो सारे ऑफेंसेस जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, या फिर उसको किसी और लॉ में बेलेबल बताया गया होगा वो लॉ उस समय जो करंट में है वो इन फोर्स में हो। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंस जो शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन है उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। इन द केस ऑफ लीगल अफेयर्स वर्सेस आमिया कुमार रॉय चौधरी, द कलकत्ता हाई कोर्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड गिविंग बेल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल बताया है कि बेल के पीछे का सिद्धांत क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम एंटीसिपेटरी बेल को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बेल के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और दिन हम बेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बताते हैं कि बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये किस कैटेगरी में आता है एंटीसिपेटरी बेल। तो सबसे पहले चैप्टर 33 जो है इसमें दिया गया प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड कोई सेक्शन देखना है या पढ़ना है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये जो लिस्ट है, सेक्शन चैप्टर 33 की जो सेक्शन की लिस्ट है ये आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कौन कौन से सीआरपीसी के ऐसे सेक्शंस हैं जो बेल एंड बॉन्ड के प्रोविजंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो सीआरपीसी में चैप्टर 33 है जिसमें प्रोविजंस दे रखे हैं बेल एंड बॉन्ड के। मैं आपका 2 से 3 मिनट इनको वन लाइनर एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल एंड बॉन्ड इन चैप्टर 33। तो चैप्टर 33 जो है वो बेसिकली डील करता है वेरियस प्रोविजंस ऑफ बेल्स एंड बॉन्ड के, जिसमें सेक्शन 436 कहता है इन केस ऑफ बेल टू बी टेकन इन व्हाट केसेस, किस केस में बेल ली जा सकती है। सेक्शन 436 ए कहता है कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा अंडर ट्रायल अ प्रिजनर कैन बी डिटेन, कि ट्रायल के दौरान कितनी मैक्सिमम अवधि तक किसी प्रिजनर को डिटेन करके रखा जा सकता है, कितनी अवधि तक उसको जेल में रखा जा सकता है, ये 436 ए कहता है। 437 कहता है व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उस केस में
कब बेल ली जा सकती है, कब बेल दी जा सकती है। 437 ए कहता है बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीयरेंट कोर्ट। बेल टू रिक्वायर एक्यूज, एक्यूज को कब रिक्वायर्ड है कि वो कोर्ट के समक्ष हाजिर हो बेल के लिए, तो 437 ए कहता है ये। इसके बाद 438 जो कहता है वो सीआरपीसी में, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, यानी कि क्या डायरेक्शंस हैं ग्रांट ऑफ बेल टू अ पर्सन। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडिंग द अरेस्ट, जो अरेस्ट से बचने के लिए उसके पास क्या क्या डायरेक्शंस हैं बेल के तौर पे, यानी कि ग्रांट ऑफ बेल, उसकी बेल की स्वीकृति के लिए क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं कि किसी व्यक्ति को कारागार में जाने से बचाने के लिए। अपेरेंडिंग अरेस्ट यानी कि उसको कारागार पे एक तरह से बचाने के लिए क्या क्या डायरेक्शन दी गई है, सेक्शन 438 सीआरपीसी। इसके बाद सेक्शन 439 स्पेशल पावर होती है हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की बेल के रिगार्डिंग। सेक्शन 440 कहता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड डिडक्शंस देयर ऑफ, क्या बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, सिक्योरिटी बॉन्ड्स क्या लगेंगे, इसके बारे में 440 सेक्शन कहता है। बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड श्योरिटीज, 441 श्योरिटीज एंड एक्यूज के बॉन्ड के बारे में बात करता है। 441 बात करता है श्योरिटीज की डिक्लेरेशंस के बारे में। 442 बात करता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी के बारे में। 443 बात करता है पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। सो 444 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज के बारे में। 445 बात करता है डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निजेंस के बारे में। 446 बात करता है प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफिटेड। 446 ए बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। 4 प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी 447। बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर द माइनर इज 448। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446 लाइक सेक्शन 449 सीआरपीसी के अंतर्गत अपील जो होगी वो 446 में होगी। पावर टू डायरेक्ट द लेवी अमाउंट ड्यू टू एन सर्टेन रिकॉग्निशन सेक्शन 450 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। राइट, तो ये कुछ चैप्टर 33 है जो बेल्स एंड बॉन्ड के बारे में बात करता है। इसके मैंने सारे सेक्शंस 1 बाय 1 करके इसमें दे दिए हैं और आप लोगों को एटलीस्ट इन सेक्शंस को 1 टाइम रीड करना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि चैप्टर 33 में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड। हो सके तो इनको आप डेली समराइज कीजिए, एक इंडेक्स बना लीजिए इसमें सारे सेक्शंस को आपको 1 टाइम डेली वॉच करना है। अगर आपने बेल को टारगेट किया है तो आप 1 हफ्ता बेल को टारगेट कीजिए और उसके सारे सेक्शन को 1 वीक और 2 वीक आप मेमोराइज एक बार डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए एंड अनटिल अनलेस इट फिक्स इनटू योर माइंड। अब हम बात करते हैं चैप्टर 33 जो सीआरपीसी का है, दैट डील विद द वेरियस प्रोविजंस ऑफ बेल्स एंड बॉन्ड। चैप्टर 33 जो है सीआरपीसी का, ये वेरियस प्रोविजंस के साथ डील करता है बेल एंड बॉन्ड के। इट ले डाउन एज व्हेन बेल इज राइट ऑफ एक्यूज, व्हेन बेल इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये बताता है कि कब बेल एक्यूज का राइट होता है और कब ये कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे बेल दी जाए या कोर्ट को कहता है कि इसे या कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है, क्या कंडीशन लगाता है उस एक्यूज की बेल पे, किस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या टर्म ऑफ कंडीशंस होंगी जो कोर्ट इम्पोज करेगा एक्यूज के ऊपर कि उसको बेल लेने के लिए। हु हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल, किसको बेल पे रिलीज किया जाना चाहिए, एंड व्हाट पावर्स आर वेस्टेड इन द कोर्ट इन इवेंट ऑफ एक्यूज कमिटिंग डिफॉल्ट ऑफ बेल। अब एक्यूज अगर डिफॉल्ट ऑफ बेल करता है तो क्या पावर होनी चाहिए, कोर्ट ये बताता है। अब हम बात करते हैं तो चैप्टर 33 मैंने पूरा एक तरह से समराइज किया हल्का सा कि कितने सेक्शंस है इसमें और कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 33 सीआरपीसी मेनली बेल और बॉन्ड के प्रोविजन से डील करता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा एक बार स्टडी जरूर कर लीजिए, एक बार इंडेक्स जरूर पढ़ लीजिए आप इसकी, ताकि आपको आगे के जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अब हम बेल के बारे में हल्का सा समराइज कर देते हैं। हम 3 तरह की बेल की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेल उन ऑफेंसेस में जो बेलेबल हैं, बेल उन ऑफेंसेस में जो नॉन बेलेबल हैं, और एंटीसिपेटरी बेल। राइट, बेल इन द ऑफेंसेस दैट आर बेलेबल, बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एंड एंटीसिपेटरी बेल।
बेल इन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 436 कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेल विद बेलेबल ऑफेंस से डील करता है। इसमें अंडर दिस सेक्शन बेल इज राइट ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस विच इज़ बेलेबल इन नेचर। अगर ऑफेंस बेलेबल है नेचर का तो एक्यूज का बेल का राइट बनता है इफ़ द ऑफेंस एलीड अगेंस्ट सच पर्सन इज बेलेबल इन नेचर। अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है जो एक्यूज ने किया है और वो बेलेबल नेचर का है तो इट इज़ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिशियल एज वेल एज द कोर्ट टू रिलीज द एक्यूज ऑन बेल। तो ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की और कोर्ट की कि उसको बेल पे रिलीज किया जाए। नाउ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? अंडर सेक्शन 437 ये डिफाइन किया गया, व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ, सस्पेक्टेड और कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये कोई भी पर्सन जो एक्यूज बनाया गया है, सस्पेक्टेड है या कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो सेक्शन 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अब एंटीसिपेटरी बेल कब मिलती है? Anticipatory bail, under this anticipatory bail, when any person has apprehension or reason to believe that may arrest of an accusation of having committed a non-bailable offence, then he may apply to the High Court or Session Court for the direction that in the event of arrest he shall be released on bail. एंटीसिपेटरी बेल में अगर किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाया जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में और उसको ये पूरी आशंका है कि पुलिस उसे उठा करके ले जाएगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी, तो उस केस में वो न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका, एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दायर कर सकता है। इन द एंटीसिपेटरी बेल व्हेन अ पर्सन हैज़ एन एप्रीहेंशन और रीजन टू बिलीव, व्यक्ति को लगता है, उसको एप्रीहेंशन है, आशंका है दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसने कोई गैर जमानती अपराध के केस में उसको सजा के मतलब उसको एक तरह से क्या बोलते हैं, उसको फंसाया जा सकता है या एक तरह से उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं किसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के, और उस एलिगेशंस के साथ उसको इस तरह की आशंका है कि कोर्ट उसको जो है ये जो पुलिस जो उसको है वो डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो उस डिटेंशन की इवेंट को के टाइम पे या उस डिटेंशन को रोकने के लिए वो कोर्ट में जो है वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल वो की याचिका लगा सकता है। अंडर दिस एंटीसिपेटरी बेल वो कह सकता है कोर्ट को कि ऑन द इवेंट ऑफ अरेस्ट ही कैन रिक्वेस्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो सेशन कोर्ट के समझ डायरेक्शन दैट इन इवेंट ऑफ अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसको इस तरह से एक डायरेक्शन होती है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तो ऑन इवेंट ऑफ अरेस्ट ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तो उसको उसको मतलब ऑन अरेस्ट ऑफ इवेंट उसको अरेस्ट जैसे ही पुलिस अरेस्ट करनी चाहेगी और उसके पास बेल का राइट होगा और उसको बेल मिल जाएगी। सेट पावर्स आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, और इस तरह की पावर जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास होती है। इसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वैसे भी कोर्ट या जो पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड होगा उसको बेल देने के लिए। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है और व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है तो वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करा सकता है किसी अधिवक्ता के माध्यम से। सो प्री रिक्विजिट कंडीशन इज फॉर एंटीसिपेटरी बेल इज ऑब्वियसली अ नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए एंड देयर इज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, ये सफिशिएंट रीजन होना चाहिए बिलीव करने का दैट एप्लीकेंट जो है उसको पुलिस किसी भी एक्यूजिशन उसके ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं उसके बिहाफ पे पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब पुलिस की जो प्रेजेंस क्या है कि उसकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अप्लाइड टू द कोर्ट दैट डायरेक्शन बी गिवन टू द एप्लीकेंट टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग। देखो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये जो एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है तो इसमें क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्यूज कब मैटर करती है और कब प्रेजेंस ऑफ एक्यूज मैटर नहीं करती है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक्यूज है, नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा, जैसे किसी ने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कोई व्यक्ति जो है पड़ोस में आपके रह रहा है, अब उसने आप उससे
लड़ाई चलती है, सपोज कुछ ऐसा है जो आपके दरवाजे पे कर रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ वो आपके गैदरिंग कर रहा है, या इस तरह की कोई गैदरिंग होती है जो अननेसेसरी का पीस ब्रीच करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप उनको डांटते हो, फटकारते हो, पड़ोसियों को लगता है बुरा कि यार ये देखो मेरे मिलने जुलने वाले आते हैं, इनको ये डांटते हड़काते फटकारते हैं। तो वो क्या करेगा कि वो सोचता है कि अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इनको जो है, एक तो वो इलीगल काम कर रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि नहीं मैं इनको सबक दूँ, इनको किसी न किसी के झूठे केस में फंसा देता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो अपने ही किसी घर में कहीं किसी चोट का फायदा, रिसेंटली अगर किसी को चोट लगती है उस चोट का फ़ायदा उठा सकता है, और फ़ायदा उठा करके आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगा सकता है, आपके ऊपर कह सकता है कि नहीं इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, हाउस ट्रेसपास का आरोप लगा सकता है। इस तरह से ये मारपीट का तो खैर एक तरह से बेलेबल ऑफेंस हो गया, लेकिन हाउस ट्रेसपास का लगा सकता है, घर में घुस के मारपीट करी इन्होंने। तो इस तरह से ये नॉन बेलेबल उस मैटर को बना करके और एक झूठी मनगढ़ंत चीज़ बना करके आपके खिलाफ पेश कर दी अगर किसी ने, तो उसके केस में क्या होगा, पब्लिक दो केस, तो उस केस में ये होता है कि अगर पुलिस के पास पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं इसके आपके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के हैं, तो पुलिस सीधे तारीख देगी और आपको गिरफ्तार करने की पहली पहली एंड पे कोशिश करेगी। या फिर एक तरह से कभी कभी होता है कि कई बार मिली भगत भी सामने आती है, जिसकी वजह से जो एक्यूज़ को प्रताड़ित किया जाता है। तो उस केस में एक्यूज़ अपनी प्रताड़ना से बचने के लिए वो क्या करता है, वो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल जब लगाता है तो उसको अक्यूज़ को पूरी संभावना होती है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और उसको जो सेड जो उसके ऊपर इस तरह से चार्जेस लगाए गए हैं, मतलब एक तरह से उसके ऊपर जो क्लेम किया गया है वादी की तरफ से कि ये इसने अपराध किए हैं, जो जो भी उसके ऊपर अपराधों का जो एक तरह से उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन एलिगेशंस पे पुलिस उसको लगता है कि उसको भी प्रताड़ित कर सकती है, डिटेन कर सकती है, तो वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है बाई सम एनी लॉयर। सो उस केस में एक सिचुएशन ये भी आती है कि जो एक्यूज़ होता है वो बचना चाहता है, वो सोचता है कि अगर मैं हाजिर हो जाऊंगा तो फिर मुझे पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, केस जब तक चलेगा तो पुलिस मुझे अंदर रखेगी। तो इस केस में जनरली एक्यूज़ बचता है, या एक्यूज़ को का ये मतलब एक्यूज़ पुलिस के सामने नहीं आना चाहता है, गिरफ्तारी से बचता है। तो उस केस में क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अप्लाइड टू द कोर्ट दैट डायरेक्शन बी गिवन टू एप्लीकेंट टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर सकता है कि नहीं अक्यूज की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फाइनल हियरिंग के टाइम पे, लेकिन फाइनल हियरिंग के टाइम पे एक्यूज तभी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर कहा है तो उसको हियरिंग पे प्रेजेंट होना पड़ेगा फाइनल हियरिंग पे, लेकिन ये तभी होगा इफ कोर्ट कंसीडर सच पर्सन प्रेजेंट नेसेसरी इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड गिवन सच डायरेक्शन टू द एप्लीकेंट। ठीक है, अब अगर ये तभी होगा कोर्ट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ एप्लीकेंट दैट इफ कोर्ट कंसीडर्स सच प्रेजेंस नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट को लगता है अगर कि ये प्रेजेंस जो है जस्टिस के बिहाफ पे जस्टिस के लिए जरूरी है, एंड गिवन सच डायरेक्शन टू एप्लीकेंट, और इस तरह की कोई एप्लीकेंट को डायरेक्शन दे सकता है। बट सच डायरेक्शन तभी, और इस तरह की डायरेक्शन कोर्ट अपीयर होने की तभी दे सकता है, डायरेक्शन बी इशूड व्हेन द एंट्रीम एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड, जब एंट्रीम एंटीसिपेटरी बेल जो है वो एप्लीकेंट की ग्रांट हो जाती है कोर्ट के द्वारा, तभी कोर्ट ऐसी डायरेक्शन देगा कि आप न्यायालय के फाइनल हियरिंग टाइम पे एक्यूज न्यायालय में प्रेजेंट होना चाहिए। ये केस जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिवराज कृष्णप्पा का केस है, और इसमें ये बात बताई गई है कि प्रेजेंस ऑफ एक्यूज कब मैटर करती है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देता है कि नहीं भाई अक्यूज का तो उपस्थित रहना फाइनल हियरिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट न्याय की हित में ऐसा उचित समझता है, लेकिन कोर्ट ऐसा तभी करेगा जब कोर्ट उसकी एंटीसिपेटरी बेल को, जो अंतरिम जमानत की जो एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल है, उसको ग्रांट कर लेगा तब। तो ये प्रेजेंस ऑफ एक्यूज है, उसके केस में कब मैटर करती है प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब कहता है कि फाइलिंग लेने के टाइम पे एक्यूज का रहना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में जब कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है न्याय के हित में ऐसा ज़रूरी है, तो उस केस में क्या होगा कि जब तभी वो कोर्ट उसको ऐसा गाइडेंस देगी एंटीसिपेटरी बेल पे प्रेजेंट फाइनल हियरिंग के टाइम पे प्रेजेंट रहने के लिए, जब कोर्ट को ऐसा लगता है
कि उसकी न्याय के हित में बहुत ज़रूरी है और उसको कोर्ट अग्रिम जमानत देने के लिए तैयार हो गया और कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्शन टू इशू द इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल देन ओनली। तो ये केस था शिवराज कृष्णप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। अब सेक्शन 438(2) जो है सीआरपीसी का, वो प्रोवाइड करता है दैट हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में आल्सो इम्पोज सम कंडीशन वाइल ग्रांटिंग द एप्लीकेशन। अब देखो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जो भी अग्रिम जमानत, जो भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहा है, वो 482 में सीआरपीसी प्रोवाइड, तो वो कह सकते दैट सीआरपीसी प्रोवाइड दैट द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में आल्सो इम्पोज सम कंडीशन, वो कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि उसके ऊपर, और वो तभी उन कंडीशन पे एप्लीकेशन को बेल ग्रांट कर सकता है। दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द इंटेरोगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि वो पर्सन जब भी इंटेरोगेशन की जरूरत पड़ेगी, पुलिस ऑफिसर जब भी उसको बुलाएगा, जहां बुलाएगा, जिस भी कोर्ट का मैटर चल रहा होगा, जहां जिस थाने में वो मैटर चल रहा होगा, उस थाने में उसको जाना पड़ेगा और उसको वहां पर इंटरोगेशन के लिए जब भी पुलिस ऑफिसर बुलाएगा, व्यक्ति वहाँ पे जाएगा और इंटरोगेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसको देगा। पॉइंट नंबर बी है द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी विटनेस। उसमें अगर कोई गवाह है तो उन गवाहों को किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट, किसी भी तरह की थ्रेट या किसी भी तरह की प्रॉमिस नहीं करेगा किसी विटनेस से। दैट अ पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। परमिशन जब तक कोर्ट की ग्रांट नहीं होगी तब तक व्यक्ति जो है इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो आई गेस ये वीडियो बहुत बड़ा होगा इस चीज़ के लिए, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में पूरा प्रोसीजर देखते हैं, एंटीसिपेटरी बेल का पूरा प्रोसीजर क्या है। So thanks for watching us and please watch our next video for the procedure of anticipatory bail.